go for BRO. You can go for Indian Naval Armament Services, Central Mechanical and Electrical Engineering Services, Indian Telecommunication Services. इसमें Indian सर्वे सर्विसेज भी आती हैं, देन इसमें पोस्टल सर्विस भी इंक्लूडेड है. तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे इंक्लूडेड है इसके अंदर, एज एंड व्हेन दे रिक्रूट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. रेलवेज अब ईएससी के थ्रू रिक्रूट नहीं करता है. रेलवेज डज नॉट रिक्रूट थ्रू ईएससी. आज से 2 साल पहले तक रिक्रूट करता था. रेलवे को इसमें से हटा दिया गया और उसका सेपरेटली एक डिपार्टमेंट बना दिया, IRMS, जिसकी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है. So railways is being removed from engineering services. Now railways no more absorb the graduates, engineers through engineering services. तो वो engineering services के बिहार पे रिक्रूट नहीं करता. और मेरे ख्याल से ये जानकारी सबको होगी कि 2 साल पहले ही रेलवेज को यहाँ से हटा दिया गया. Now if I talk about SSC, ये तीसरा ऑप्शन था मेरे पास. This was the third option. So opportunities after GATE I have discussed, opportunities after ESE I have discussed. In ESE the package will be comparatively less than that of PSU. तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो पैकेज होगा आपके PSU से कम होगा, बट द अथॉरिटी विच विल बी अवेलेबल विद यू विल बी कंपैरेटिवली मोर. आपके पास अथॉरिटी ज्यादा मिलेगी, पर्क्स और ज्यादा मिल जाएंगी. मोरओवर द सोशल स्टेचर of these services is much more than that of PSU. So it depends upon your convenience. The exposure which you will get will be comparatively more in these services. जो exposure आपको मिलेगा वो comparatively ज़्यादा होगा in central services के अंदर. So that depends upon your convenience, that whether you want to go in a public sector unit or you want to go in central government unit. दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम है. PSU में जाने के लिए आपको गेट देना पड़ेगा या उसी PSU का एग्जाम देना पड़ेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में जाना है आपको, देन यू हैव टू गो फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. द कैच हियर इज दैट टेक्निकल पोर्शन फॉर बोथ द एग्जामिनेशन इज सेम. गेट और ईएससी का जो टेक्निकल पोर्शन है सिलेबस का वो सेम है, तो 80% सिलेबस को सेम ही मिला. जो 20% डिफरेंस है वो है नॉन टेक के अंदर, और उसमें भी कुछ चीजें कॉमन है, जैसे मैथ्स और एप्टीट्यूड गेट में भी है और ईएससी में भी है. ईएससी के अंदर आपको जीएस भी करनी पड़ जाती है, और जीएस में भी खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं. देयर आर सेवरल सब्जेक्ट्स इन जीएससी, एथिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है. तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप सेपरेटली कवर कर सकते हैं. या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं दैट गेट इज अ सबसेट ऑफ ईएससी. जो गेट है वो सबसेट है ईएससी का. तो ऑब्वियसली इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो मैं तो एक कंप्लीट सिलेबस को ही कवर करना चाहूंगा. आई ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस. सो दिस इज योर ईएससी, और इसमें एक पोर्शन हमारा गेट का भी आ जाता है. तो अगर आपने ईएससी की तैयारी करी, गेट का सिलेबस तो आपका वैसा हो ही जाएगा. तो टेक्निकल पोर्शन सेम है, तो टेक्निकल कंटेंट फॉर बोथ इज सेम. नॉन टेक आपको अलग से करना पड़ जाएगा. सो नॉन टेक इज टू बी डन सेपरेटली. तो नॉन टेक आपको सेपरेटली करनी पड़ जाएगी. यहाँ पे जो नॉन टेक है वो ईएससी में भी कवर हो जाती है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन ईएससी. तो मैं गेट के लिए आप मैथ्स करोगे, एप्टीट्यूड करोगे, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आती है. नाउ इफ आई गो फॉर एसएससी, again in SSC both the options are open for you. Either you can go in technical services or you can go for non-technical services. Means SSC JEE will give you the opportunity to try your luck in technical services. SSC CGL will give the opportunity to try your luck in non-technical services. SSC JEE as the name suggests, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है. अब फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है, थ्रू ESE in all these services you are appointed as AEE, assistant executive engineer. जनरली 2 साल की ट्रेनिंग होती है आपकी, डिपार्टमेंट वाइज वेरी भी करता है. 1 साल से 2 साल के बीच में ट्रेनिंग होती है, एंड आफ्टर दैट ट्रेनिंग ऑफ 1 to 2 years, in 3 to 4 years you are promoted to executive engineer. इसका मतलब अगर मैं पूरी साइकिल लेके चलूं 5 से 6 साल की, 5 से 6 साल में आप ESE के थ्रू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाओगे, और इसके बाद तो बहुत स्कोप है. देयर इज अ ह्यूज स्कोप आफ्टर दिस. दैट डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस. वो डिपेंड भी कर जाता है डिपार्टमेंट कैसा है और परफॉर्मेंस कैसी है आपकी. उन्हीं डिपार्टमेंट्स में जिनमें आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन रहे हो विद इन 5 years, AEE की पोस्ट आपने एक्वायर करी, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन रहे हो, उन्हीं डिपार्टमेंट में अगर आप SSC के थ्रू जाते हो, यू आर अपॉइंटेड एज JEE. और बहुत ही मुश्किल होता है एक JEE के लिए अपनी पूरी लाइफ टाइम में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बन पाना. तो अगर 35 से लेके 40 years की मैं अगर लाइफ साइकिल भी लेके चलूँ आपके कैरियर की, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ JEE टू बिकम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थ्रू आउट द लाइफ. And the interesting part is the syllabus of SSC JEE is same as that of ESE.
तो सिलेबस दोनों का सेम है, तो ऑब्वियसली जब सिलेबस सेम है, मेरे को मेहनत उतनी ही करनी है, तो व्हाई आई वुड ऑप्ट फॉर एसएससी जेईई, आई ऑप्ट फॉर ईएससी ओनली। तो फिर तो मैं ईएससी के लिए जाऊंगा। हाँ, सिलेबस में कुछ फर्क होता है, कम सिलेबस होता तब तो मैं सोचता भी, इनफैक्ट एसएससी जेईई में तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं है। In SSC JEE, there are certain topics which are not in engineering services. So it means the effort is same, the input is same, but the post which you'll be getting is having huge difference. So according to me, if you are preparing for a technical service in government sector, that should be ESC, not should be SSC JEE. वो SSC JEE नहीं होनी चाहिए. However, बहुतों को लगता है कि ESC is not my cup of tea, competition बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी कंपटीशन उतना ही है जितना ईएससी में। इनफैक्ट एसएससी जेईई में ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, मोर स्टूडेंट्स गिव एसएससी जेईई एग्जाम देन ईएससी। यहाँ पे जो डिप्लोमा होल्डर्स है वो भी एलिजिबल होते हैं, तो आप तो फिर भी इंजीनियर्स हैं, आपके पास तो डिग्री है। कौन कौन सी सर्विसेज है हमारे पास यहाँ पे? वी कैन गो इन एमईएस, we can go for Central Water Commission, we can go for CPWD, we can go for BRO. Same MES, BRO, Central Water Commission, Central Public Work Department is there in ESC also, वो वहां पर भी अवेलेबल है। If you are not interested in technical service, if you want to go for a non-technical service, you can join as an assistant audit officer, inspector, examination or examiner. You can go for inspector tax, you can go for सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये हमारी नॉन टेक्निकल पोस्ट निकल के आ जाए। अगेन कंपटीशन विल बी ह्यूज इन सीजीएल, बहुत ज्यादा कंपटीशन है सीजीएल के अंदर, सीट्स ज्यादा है, वैकेंसीज ज्यादा है, बट कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। क्यों? सारे ग्रेजुएट्स दे सकते हैं एसएससी के एग्जाम को, तो जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो तो देते हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी दे सकते हैं। इट मींस द कंपटीशन फॉर दी सर्विसेज कम्स आउट टू बी ह्यूज। इनफैक्ट एसएससी सीजीएल में जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं, ये वही सर्विसेज हैं जो हमारी सिविल सर्विसेज के थ्रू होती है। तो ऑब्वियसली जब आपका सिलेबस सेम है, व्हेन योर सिलेबस इज सेम, यू शुड एम फॉर सिविल सर्विसेज, नॉट फॉर एसएससी सीजीएल। आपका एम तो फिर सिविल सर्विस होना चाहिए, एसएससी सीजीएल होना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन फॉर यू, ये ऑप्शन भी आपके लिए ओपन है। तो यहाँ पर तो मैंने बात करी गवर्नमेंट सेक्टर की। अब टिल नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास। इन गवर्नमेंट सेक्टर आई कैन गो फॉर गेट, इन गवर्नमेंट सेक्टर आई कैन गो फॉर ईएससी, आई कैन गो फॉर एसएससी। लेट अस सपोज यू आर नॉट इनटू स्टडीज, जरूरी नहीं है सबको पढ़ने में मजा आता हो, या सबको पढ़ना अच्छा लगता हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना अच्छा लगता हो। सो इट इज नॉट द केस। इफ यू वांट टू गो इन रिसर्च, या आपको अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है, तो आप एक और स्टेप आगे ले सकते हैं, अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द हायर ऑप्शन। तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे आपको? गेट के थ्रू आप एमटेक एमएस कर सकते हैं। थ्रू गेट यू कैन गो फॉर एमटेक एमएस। तो गेट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, पर अब यहाँ पे गेट देने के बाद कोई बाउंडेशन नहीं है आपके पास कि अंडर 100 रैंक आएगी तभी आपको कॉलेज मिलेगा। दिस इज नॉट द केस। जैसे अंडर 100 रैंक आएगी तो आपको पीएसयू मिल जाएगा, गेट में ऐसा नहीं है। आपकी 500 तक भी रैंक आती है, आपको आईटीज मिल जाएंगे, 1000 तक भी रैंक आती है तो एनआईटीज मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं गेट के थ्रू मास्टर्स करने के। इनफैक्ट गेट कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी वैलिड है, जैसे एनयूएस सिंगापुर यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। फ्रांस में भी 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट के स्कोर के बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। So if you want to go for higher studies in engineering, you have to give GATE और GRE. अगर आपको प्रोफाइल बदलनी है, you want to be a manager, then you have to give CAT, GMAT और ZET. तब आपको CAT, GMAT और ZET देना पड़ेगा। तो ये आपकी प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगी। और इनफैक्ट you must have observed also, जैसे इंजीनियरिंग में आप अपने दोस्तों को देख के आए होंगे, या ट्रेंड देखा होगा आपने ये ट्रेंड भी देखा होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैक्सिमम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। They can go for administration. They give the CAT, GMAT और ZET examination. Reason being the aptitude. क्योंकि aptitude sharp होता है, यहाँ पर भी मैक्सिमम आपको इंजीनियर से मिलेंगे। स्टेट में जीई से ई बनाना कैसे है सर? बनाना कैसे है? सेम पीछे प्रोसेस तो वही है, बट टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड इज ह्यूज। तो जेई के बाद एई, फिर ईई, तो 35-40 साल इसी में निकल जाते हैं। वो डिपेंड भी करता है सर्विस कौन सी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सर्विस इन विच यू आर वर्किंग। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ईएससी में एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है।
स्टेट गवर्नमेंट जॉब स्टेट के ऊपर डिपेंड कर जाती है कि स्टेट की कंडीशन कैसी है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट कंडीशन, तो वहां पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। बट एक मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया कि एक जेई का